साथियों, एक ऐसा युग जिस युग में लोगों को रोज़गार और खाने के लिए राशन नहीं मिलता था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, उस युग में किसी एक व्यक्ति की नौकरी लगती है और वो नौकरी छोड़ करके दलितों की, दबे कुचले वर्ग की सेवा के लिए निकल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांशीराम जी की। कांशीराम जिन्होंने बाम सेब भी बनाया और जिन्होंने दलितों की राजनीति में एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल निभाया जिसे समझने की ज़रूरत है। कांशीराम क्यों अपनी नौकरी को छोड़ करके दलितों की उस लड़ाई में कूद पड़े जिसमें वो चाहते थे कि दलित राजनीति में भाग लें और दलित राजनीति जो है वो देश में काम करे। वो एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को लोग आज याद कर रहे हैं और लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कांशीराम क्या चाहते थे। दर्शन लाल जी हमारे साथ हैं। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सर। दर्शन जी, कांशीराम जो थे उनके बारे में क्या विचार हैं, क्या चाहते थे कांशीराम? कांशीराम इस मूवमेंट की ओर क्यों आए, क्यों एम्प्लॉयज़ को उन्होंने एकजुट किया और लड़ाई शुरू कर दी? सर, मैं कांशीराम जी के बारे में 1984 से ऑनवर्ड उनको जानना और उनके क्लोजनेस आना स्टार्ट हो गया। जब उनकी DS4 सबसे स्टार्ट हुई तो हमारे अक्सर वो आया करते थे जम्मू में, और हमें ये भी गौरव प्राप्त हुआ कि कांशीराम जी हमारे पास आए और हमारे पास ठहरे भी वो, और उसी के दौरान हमारी भी अटैचमेंट जो थी उनकी मूवमेंट के साथ जुड़ गई। हमने देखा कि एटलीस्ट उनका जो ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट था लोगों के दबे कुचले समाज के बारे में, उनको जागृत करने में उनका बहुत भूमिका रही और वो चाहते थे। और लास्ट में जब वो BSP के थ्रू बने और उन्होंने समाज में क्या है, पूरी कंट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई और समाज को जहाँ तक पहुँचाना चाहते थे वो नहीं पहुँचा पाए, लेकिन बहुत बड़ा काम किया आफ्टर अंबेडकर साहब के बाद। अगर सही में अगर उनको अनुयायी माना जाए तो कांशीराम जी को ही हम बाबा साहब का अनुयायी मानते हैं, जिन्होंने उनके कारवां को एक हाइट तक पहुंचा दिया और उसका जो समाज आज तक भी हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये हमारे महापुरुषों का योगदान है। उनको उनके पद चिन्हों पे चलने के बगैर हमारे समाज के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर। कोई दूसरा चारा नहीं है बहुजन समाज के पास अगर वो कांशीराम और अंबेडकर को नहीं मानते, उनके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलते। रिटायर्ड CEO हमारे साथ तरसेम लाल मूलीवासी हैं। तरसेम जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, शुक्रिया संसार जी, आपका भी। सर, मेरा सवाल है कि कांशीराम जो थे उन्हें ये मूवमेंट चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मूवमेंट की आखिर ज़रूरत क्यों थी? उन्हें उस ज़माने में एक सरकारी नौकरी मिली जिस युग में लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। संसार जी, इतने बड़े महापुरुष के बारे में अब 2-4 मिनट में 5 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे दर्शन जी कह रहे थे, कांशीराम साहब के साथ मैं तो 79 में कॉलेज का पार्ट 3 का स्टूडेंट था और मेरे 2 अंकल जो हैं वो बैंक में थे। तो उन्होंने कहा मुझे कि भाई बैंक से छुट्टी नहीं मिलती है, तो यहाँ एक कांशीराम नाम का कोई बंदा आया है, तो आप ना गांधी भवन सेक्रेटेरिएट के गेट के साथ एक वहाँ हॉल है, तो वहाँ आप चले जाओ, तो वो वहाँ कोई कैडर देना चाहते हैं, तो आज कॉलेज मत जाओ। तो मैंने 79 में पहली बार कांशीराम को पूरा दिन जो कैडर सुना, उस कैडर ने हमारी ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ लाई जो हम भी कभी सोच नहीं सकते थे। तो इसलिए कांशीराम साहब जो हैं, देखो वो उसका माइंड साइंटिफिक है। वो एक असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर जो है वो पूना में एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में लगते हैं जहाँ बम बनते हैं। तो जहाँ बड़े बड़े एक्सप्लोसिव जो है अम्यूनिशन हो और बड़े बड़े ब्लास्ट करने के लिए चीज़ें बनती हो, तो बंदे का माइंड जो है ना वो बड़ा शार्प होता है। तो वो साइंटिफिक एक दिमाग रखने वाले बंदे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि भाई कोई अंबेडकर भी है या कोई मूवमेंटें भी चलानी पड़ती हैं। तो उनका स्टार्ट में तो कोई ऐसा रुझान था नहीं, लेकिन वहाँ एक 4th क्लास के बंदे दीना वाना जो हैं वो वहाँ कोई ऐसी जो है यूनियन चलाते थे। तो बाबा साहब की छुट्टी होती थी तो उस साल छुट्टी नहीं हुई, वो छुट्टी नहीं हुई। वो छुट्टी ना होने की वजह से वहाँ जो झगड़ा हुआ, जैसे कांशीराम साहब के पास बंदे गए कि भाई ये हमारा बंदा है यार, ये अच्छा है, गोरा है, जो है लंबा है और तगड़ा भी है
तो अगर ये हमारा साथ दे दे तो हमारी मूवमेंट जो है छुट्टी रिस्टोर हो जाती है। लेकिन कांशीराम ने पहले तो सोचा ये लोग करते रहते हैं, हड़तालें करते रहते हैं, इनका काम ही ऐसा है। लेकिन जब उन्होंने कांशीराम साहब को जो है वो कन्विंस कर लिया कि अगर आपकी नौकरी भी जहाँ लगी है तो वही वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है, तो डॉक्टर अम्बेडकर की छुट्टी कैंसिल हुई है तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहिए। ये एक टर्निंग पॉइंट था कांशीराम के जो है जीवन में। और जब कांशीराम साहब ने इस बात को अंडरस्टैंड किया, वो दीनाबाना के घर गए, वहाँ उन्होंने जो है एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है, जब उसको 3, 4, 5 बार पढ़ा, पूरी रात वो पढ़ते रहे और सुबह उनके मन में जो चेंज आनी चाहिए थी, जो एक रेवोल्यूशनरी जो करंट होता है वो आया। तो जब हम पढ़ते हैं कि वो छुट्टी रेस्टोर करने के लिए वो जो वहाँ पूना की इंडस्ट्री का जो डायरेक्टर था, कांशीराम साहब ने उसकी इतनी पिटाई की थी कि उसके नाक और मुंह से खून भी निकल गया था। और कांशीराम साहब ने तब डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद नौकरी नहीं करूंगा। छुट्टी भी रिस्टोर हुई और फिर कांशीराम जो है उन्होंने जब एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी तो उन्होंने सोचा ये छोटी मोटी बात से बात नहीं बनेगी, ये भारत की समस्या कुछ और है। और इसके लिए कांशीराम साहब जो है उन्होंने वहाँ लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो वो 73 से लेके 78 तक जो है वो सिर्फ एक SC/ST एम्प्लाई को जो है इकट्ठा करने के बारे में लगे रहे। और अल्टीमेटली उन्होंने अपने आइडिया को कंसीव किया 1978 में, जब उन्होंने बामसाफ नाम की एक जो है नॉन पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके माध्यम से कांशीराम साहब ने पूरे भारत में भ्रमण शुरू किया। तो कांशीराम साहब, देखो कांशीराम साहब को जब हम देखते हैं, कांशीराम साहब हमारे घर 2-3 बार रहे हैं, मैं बड़ा क्लोजली उनको मैं जानता हूँ। इतना सिंपल आदमी और एक पेन को लेके, पेन के माध्यम से उसको उल्टा करके सीधा करके पूरी व्यवस्था को बता देना, मुझे लगता है कि बाबा साहब के बाद, जैसे दर्शन जी कह रहे थे, इतना महान आदमी हमारे लोगों में या हमारे समाज में हो नहीं सकता है। और ये जो हम जानकारी आज में SC/ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा DNA एक है, हम एक ही भाई हैं। तो ये कांशीराम साहब को क्रेडिट जाता है कि ये सबको यूनाइट करना और भारत के लोगों को ये बताना कि आपकी आबादी इतनी है और आप अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो आप भारत में सत्ता तक जा सकते हैं। और कांशीराम साहब को लगता था ये जो बहुजन समाज है, अगर ये यूनाइट हो जाएगा, अगर जाति पाति छोड़ देगा, तो भारत को ये 85% लोग फिर वो पुराने इतिहास, वो शोका की तरह भारत को एक बहुत बड़ा देश बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा कांशीराम साहब का जो मिशन था वो बहुत बड़ा है। कांशीराम जी ने यूपी जैसी स्टेटों में जब मायावती जैसे लोगों को CM बनाया, उसके बाद में जब कांशीराम इस दुनिया को छोड़ते हैं, अलविदा कहते हैं, उसके बाद में अचानक से बदलाव आता है। और आज बहुजन राजनीति को कहाँ देखते हैं, कहाँ पर है वो बहुजन राजनीति, उसके बाद वो सिमटने क्यों लगी? देखो संसार जी, मैं फिर आपको ये बात बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी बनाने का जो कांशीराम का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में रह के राज करना नहीं है। कांशीराम साहब जो है ये इसको प्लेटफॉर्म बना के वो इसको पूरे भारत में ले जाना चाहते थे। लेकिन अब दुख ये लगता है कि जिन लोगों को कांशीराम साहब की विरासत मिली, जिन लोगों को उससे बड़ा बेनिफिट हुआ, बेसिकली वही लोग जो हैं आज जब हम देखते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं, जिन लोगों को वहाँ चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, वो अब उसकी डी रिकग्निशन होने की तादाद पर है। तो दुख तो बहुत है, लेकिन अब क्या करें, कांशीराम साहब ने लिख के दे दिया। कांशीराम की विरासत जो है वो अब आम लोगों के पास है नहीं। लोग लड़ रहे हैं, लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बस में है नहीं, क्योंकि विरासत जो है वो बड़ी मुश्किल मिलती है। तो अब कांशीराम साहब जो हैं वो जो सपना उन्होंने देखा था, मुझे लगता है कि अब लोगों को दोबारा जो है वो अपने लेवल पे कांशीराम साहब को स्टडी करना पड़ेगा। वो क्या चाहते थे, हमें एक बंदे के ऊपर डिपेंड होके जो है वो नहीं रहना चाहिए। कांशीराम साहब को जब मैं आंखें बंद करके देखता हूँ, एक ऐसा इंसान जिसने घर को छोड़ दिया,
जिसने अपने भाई बहनों को मिला नहीं, शादी नहीं की, उनके फैमिली के बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथें होगी, वो डेथ पर भी नहीं गया। कांशीराम साहब ने बैंक में कोई पैसा नहीं रखा, कांशीराम साहब ने अपने भाई बहनों को 2 पैसे की मदद नहीं की, क्योंकि उनको लगता था अगर मैं ऐसा करूँगा हो सकता है लोग कहें कि ये भाई कांशीराम जो कहता है वो करता नहीं है। ऐसे इंसान की वजह से लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट हुआ, और आज वो लोग अगर घर में बैठ जाएं तो सबसे धोखेबाज तो वही लोग हैं जिनको कांशीराम की मूवमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। लोग गरीब हैं, लोग अनपढ़ हैं, आज भी कांशीराम साहब को वो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल जो विरासत लेने वाले लोग हैं वो भी बाहर निकलें, समाज के पास जाएं, तो वो नहीं जा रहे हैं। अब कांशीराम साहब तो वापस नहीं आएगा, ना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वापस आएगा। इवन कांशीराम साहब, देखो कांशीराम साहब ने अनाउंस किया था कि मैं जो है 2006 में मैं 3 करोड़ लोगों को बुद्ध धर्म में ले जाऊंगा। देखो 6 में कांशीराम साहब की डेथ होगी, आज 23 है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई ये 17 साल हो गए, और जिन लोगों के पास विरासत थी उन्होंने ना तो बुद्धिज़्म के ऊपर कोई मूवमेंट चलाई, ना उन्होंने पॉलिटिक्स को बचाया। 420 सीटों में बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर ले आए हैं, और 1 सीट जीतने वाला बंदा भी कह रहा है मैं अपने बलबूते पर जीता हूँ। तो समाज अब समाज अगर सजा नहीं दे तो अब समाज को तो मुझे लगता है बार बार ऐसे लोगों को कोई चांस नहीं देना चाहिए जिनकी वजह से कांशीराम साहब की इतनी बड़ी विरासत जो है वो मिली और उसको हमने जो है खोया। ये बहुत दुख की बात है। आज उनका जन्मदिन है, आज जन्मदिन में वो लोग भी आज जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने कांशीराम के साथ रह के कांशीराम की मूवमेंट को बर्बाद किया है। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि अब बामन मेश्राम हैं, बामन मेश्राम भी उस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन लोग उनसे कटते जा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में बामसेव जो बढ़ रही है। नहीं वो ठीक है, एक मेश्राम साहब की बात नहीं हम करें, हमारे जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे संगठन जो हैं वो टूट जाते हैं। उसका अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हमारे संगठनों में इंट्रूजन होती है और हमारे संगठनों में कोई उसके ऊपर ताक रखने वाली कोई एजेंसी नहीं है। जैसे आरएसएस है, वो बंदे के ऊपर वाच करते रहते हैं 10, 15, 20 साल, तो जब वो वाच करने के बाद बंदे को फिर इंपॉर्टेंट पोजीशन पर भेजते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो बंदा 2 साल काम करता है, अगर वो सोशल संगठन में काम करता है तो वो वहाँ अपनी प्रेसिडेंट को छोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई पॉलिटिकल विंग में काम करना चाहता है वो वहाँ अपनी प्रेसिडेंटशिप को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए ऐसा नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताते हुए, बाम साहब के जितने मर्जी टुकड़े हो जाएं, वो टुकड़ों का कारण जो है वो मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारे अपोनेंट ताकतें हैं वो क्या करती हैं, पहले बीच में घुसपैठ करती हैं, घुसपैठ करके अंदर से वो काटती हैं। मेश्राम साहब ने एक चीज़ को इंश्योर किया है कि जो उसको अंदर से काटने की कोशिश करेगा वो उसको काट देता है। और वो जो लोग बाहर जाते हैं, जितने भी लोग गए, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, ताराराम मेहना बहुत बड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता था, जैसे अलग हुआ आज वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। बोरकर एक बहुत बड़े जो है वो कमिश्नर थे, वो भी अलग हुए, और भी ग्रुप हुए, लेकिन अब वो एक स्टेट में जो है वो सिकुड़ के रह गए हैं। लेकिन मेश्राम साहब आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, पूरे भारत में जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है SC ST OBC कन्वर्टर माइनॉरिटी की इतना उनके पास संसाधन नहीं है कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो कोई किसी चाहे EVM हो चाहे और इशू हो उनके ऊपर वो जो है रैलियाँ निकाल सकें हैं। तो इसलिए मेश्राम साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेश्राम साहब की जो बात है आज RSS जो है उसको जवाब देने में मजबूर है। वो ऐसे लगता है जैसे उनको अब और कोई नज़र नहीं आ रहा है। RSS का हेड क्वार्टर बदलने की जो है कोशिश की जा रही है। और आपने पेपर कटिंग देखी होगी, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को जो है चिट्ठी भी लिख दी कि हमें 100 एकड़ ज़मीन जो है वो अयोध्या में दी जाए। उसका कारण क्या है कि नागपुर के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ज़्यादा SC और OBC के लोग हैं, वो सारे यूनाइट हो गए मेश्राम के अंडर। जब 3-4 लाख लोग वहाँ गए तो वो उनको भी डर लगता है। अब DNA की बात आती है तो वहाँ पे RSS को कहना पड़ा नहीं, सबका DNA एक है। मुसलमानों को विदेशी बोलते थे, आज वो मुसलमानों के घर जा रहे हैं। पहले बोल रहे थे भारत के संविधान को ख़त्म करके इसको हिंदू राष्ट्र जो है डिक्लेयर करेंगे। आज के पेपर में उनके भाई से जो है वो दत्ताचार्य का इंटरव्यू है, उसकी न्यूज़ है कि भारत के संविधान को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पहले बोलते बदल के करेंगे, आप बोलते बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेशरम साहब एक नेशनल लेवल पे जो सामाजिक तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है ये उन ताकतों के सामने वो खड़े हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कोई बंदा समझे कि मैं मेशरम साहब का ही बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। जैसे आरएसएस की पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, हर स्टेट में उनकी शाखाएं हैं। मेशरम साहब ने ये जो 650 हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से लगभग 450 डिस्ट्रिक्ट को उसने कवर किया है। और बहुत सारे जो हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और जोनल प्रेसिडेंट हैं। तो उसका भी गांव तक ले जाने का जो है और जो बात कर रहा है इसके बगैर काउंटर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो बहुजन समाज है ये पूरे भारत में बसता है। तो अगर आपको चैलेंज देना है जो हमारी मनुवादी ताकतें हैं तो आप एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं दे सकते, आपको चैलेंज देना पूरे भारत में। तो पूरे भारत में बाम साहब और मेशरम के अलावा कोई संस्था नज़र आती नहीं है जिसकी हर जगह 1, 2, 4, 5, 10 बंदे हैं। तो मुझे लगता है कि कांशीराम साहब के बाद अगर कोई सामाजिक फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है वो वामन मेशरम है। इसको मुझे कहने में कोई जो है वो गुरेज नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल के लोगों की जो है वो डिफरेंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेशरम जो है वो डिक्टेटर है। मुझे लगता है कि बाबा साहब भी बहुत सख्ती करते थे, क्योंकि कंप्रोमाइज़ जो है हमारे लोगों के ऊपर अभी ये कंप्रोमाइज़ करके इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सख्ती जो है वो करनी पड़ेगी। तो आज ज़्यादा बात हम कांशीराम साहब पर ही करते हैं। कांशीराम मेरे मुताबिक भारत में ऐसा बंदा अगले 100 साल में जो है पैदा हो इसका मुझे लगता नहीं है। इतना ईमानदार आदमी, इतना डेडिकेटेड आदमी, साइकिल पे चलने वाला। कांशीराम साहब के मैं स्टेडियम पढ़ रहा था, उनको किसी ने पूछा भी आपको हेलीकॉप्टर पर जब आप चलते हो तो ये ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है जहाँ साइकिल पर? उसने जब साइकिल पर मैं चलता था तब ज़्यादा मुश्किल लगता था। उन्होंने कहा भाई कैसे? उन्होंने कहा तब साइकिल चलाने पेंचर लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, आज तो हेलीकॉप्टर खड़े हैं जहाँ मर्जी में चला जाता हूँ। तो साइकिल पर किसी बंदे ने पूरे भारत में पहली बार यात्रा जो है वो मूल निवासी समाज से की, वो कांशीराम साहब हैं। इसलिए आज हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आप भी आए और आप भी काफ़ी जो है बहुजन मूवमेंट पर बात करते रहते हैं। मैं कांशीराम का बिल्कुल, मेरा नाम ही लोगों ने कांशीराम डाल दिया था जब मैं जॉब करता था। जब कहीं मैं ऑफिस में जाता था तो जो दूसरे अपर कास्ट के लोग हैं वो कहते हैं यार चुप करो यार, तरसेम कांशीराम आ गया। तो हम इतने उनसे जो है वो लगाव रखते हैं। आज भी उनका जब भी होता है हम उसको पढ़ते हैं और उसकी बात आज भी फील्ड में हम सारा 24 घंटे जो है 4x27 काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तरसेम मूल निवासी जी हमारे साथ बात करने के लिए। एक शख्स हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे बात करना ज़रूरी इसलिए है, पुराने शख्स हैं, उनके साथी रहे हैं, आप उनके साथ रहे हैं। किस तरीके की मूवमेंट को चलाने की रणनीति हुआ करती थी और कांशीराम कब दुखी हुआ करते थे इन लोगों को देखकर समाज के? आज मैं माननीय कांशीराम जी को उनके जन्मदिन पर बहुजन समाज के लोगों को हम 87 में कांशीराम साहब जी के साथ जुड़े थे। तब से उनके साथ 2006 तक तकरीबन चलते रहे हैं। तो मुश्किल तो काफ़ी आती थी, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसकी वजह से आज हम हैं। अगर वो इतनी मूवमेंट जहाँ नहीं लाते तो हमारा जो अब जैसे जो हम बात कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाते। आज क्या देखते हैं, आज समाज के हालात क्या हैं? आज कांशीराम की ज़रूरत है, आज मिस करते हैं उन्हें? देखिए, कांशीराम की मूवमेंट तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है जम्मू कश्मीर में। तो जहाँ टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं वो कोई मूवमेंट में नहीं जुड़े हुए हैं, वो मूवमेंट का काम तो कोई कर नहीं रहे। आज कांशीराम कौन बनेगा इसके बारे में तो कह नहीं सकता हूँ। ज़रूरत है कांशीराम, ज़रूरत तो है, कांशीराम की ज़रूरत तो है। एक ऐसा शख्स जिस शख्स ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, शादी तक नहीं की, अपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन समाज की देन देखिए, आज उस कांशीराम को पढ़ने की बजाय, उस कांशीराम के राह पर चलने की बजाय उन्हें भुलाए बैठे हैं। ये तकलीफ़ जो कांशीराम को उस वक्त हुआ करती थी, आज भी कई लोग हैं जिन्हें वो तकलीफ़ है कि समाज के हालात बिगड़ रहे हैं, दिन ब दिन अच्छे नहीं हो रहे। वो चाहते हैं समाज में चेंज आए, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे वो ये देख लें कि अब जिस तरीके से
जो सरकारें, जो मनुवादी ताकतें जो काम कर रही हैं, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हुई तो आप लोगों के हालात क्या होंगे। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सके हम धरातल से जुड़ी हुई वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती। धन्यवाद।